कला सौंदर्य के इस एपिसोड में आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तुविद्या और सृजन के देवता कौन है? वास्तुविद्या और सृजन के देवता तो कौन है? विश्वकर्मा। कौन है? वास्तुविद्या और सृजन के देवता कौन है? विश्वकर्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माना जाता है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माना जाता है कौन? ब्रह्मा को। किसको माना जाता है? पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? तो ब्रह्मा जी हैं। कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? निमातनामा पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो यह किस विषय से संबंधित है? पाक कला संबंधी वस्तुओं से। पाक कला संबंधी वस्तुओं से संबंधित है। निमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो यह पाक कला संबंधी वस्तुओं से संबंधित है। पाक कला संबंधी वस्तुओं से संबंधित है निमातनामा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है? डेविड ह्यूम। तो कौन है? डेविड ह्यूम। ठीक है, बताते चलें। डेविड ह्यूम का जन्म जो है 1711 ईस्वी में होता है। तो डेविड ह्यूम का जन्म 1711 में होता है। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के। कहाँ के थे ये? ब्रिटिश के। और इनामुअल कांट जो है इनका जन्म होता है 1724 ईस्वी में। ये जर्मन के थे। ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो है बामगार्तन का जन्म भी 1714 ईस्वी में हुआ था। ये भी जर्मन के थे। ये सब ध्यान रखिएगा। आप द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डेविड ह्यूम है। डेविड ह्यूम ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं। ठीक है, और इनका जन्म होता है 1711 ईस्वी में। ठीक है, बामगार्तन का जन्म होता है 1724 ईस्वी में। ये जर्मन के हैं। कहाँ के हैं? बामगार्तन 1724 ईस्वी में हुआ। ये जर्मन के हैं। और कांट, इनामुअल कांट का जन्म कब होता है? 1724 ईस्वी में। ये भी जर्मन के ही। इनामुअल कांट भी 1724 में इसका जन्म होता है। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर्बर्ट रीड। तो हर्बर्ट रीड भी 1893 में इनका जन्म होता है। ठीक है, हर्बर्ट रीड जो है 1893 में इनका जन्म होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। काफ़ी चीज़ें भी प्रश्न में नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं, क्योंकि सीरियल से करने को आता है ना, तो क्रम से लिखने के लिए आता है। तो जन्म डेट जो है याद रहता है, तो आदमी क्रम से लिख लेगा। कोई भी क्रम से लिख पाएंगे आसानी से। तो थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? प्रोफेसर कालिंगवुड जो है। किसने लिखा? प्रोफेसर कालिंगवुड। तो कालिंगवुड का जन्म भी 1889 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1889 ईस्वी में। ठीक है, और हुसैन कब जन्म होता है? हुसैन का जन्म होता है 1915 में। कहाँ? पंढरपुर। ठीक है, कहाँ होता है हुसैन का जन्म? एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ होता है? 1915 में, पंढरपुर में। ठीक है, चलिए कांट का हमने बताया। कांट 1724 ईस्वी में जन्म हुआ था। और प्लेटो जो है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 427 ईसा पूर्व। 427 ईसा पूर्व से 347 ईस्वी तक ये थे। ठीक है, प्लेटो जो है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व के बीच ये प्लेटो का जो है काल था। चलिए अगला प्रश्न है। प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो स्टुअर्ट पिगार्ड। प्रीहिस्टोरिक इंडिया के जो है लेखक कौन है? स्टुअर्ट पिगार्ड। और प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन है? ब्रॉडरिक। कौन है? प्रीहिस्टोरिक, देखिए दो पुस्तकें हैं। प्रीहिस्टोरिक इंडिया जिसको जो है 1950 में लिखा जाता है। प्रीहिस्टोरिक इंडिया 1950 में कौन लिखते हैं? स्टुअर्ट पिगार्ड लिखते हैं। और प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग जो है 1958 में लिखी जाती है। ठीक है, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में लिखी जाती है, जिसको ब्रॉडरिक लिखते हैं। ब्रॉडरिक। ठीक है, इन दो पुस्तकों में ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन रहता है अक्सर। तो प्रीहिस्टोरिक इंडिया जो है 1950 में लिखी जाती है और स्टुअर्ट पिगार्ड लिखते हैं। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग जो है 1958 में लिखी जाती है, उसको ब्रॉडरिक लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा?
द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? तो हर्बर्ट रीड ने लिखा। किसने लिखा? हर्बर्ट रीड ने, जिनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। हर्बर्ट रीड ने। और हर्बर्ट रीड का जन्म कब होता है? 1893 ईस्वी में। ये ध्यान लीजिएगा थोड़ा सा, हर्बर्ट रीड जो है 1893 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसने लिखा? मुल्कराज आनंद ने, डॉक्टर मुल्कराज आनंद। ठीक है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? मुल्कराज आनंद ने। ठीक है, मुल्कराज आनंद का जन्म कब होता है? 1805 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, मुल्कराज आनंद का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए मुल्कराज आनंद का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। और ईवी हैवेल का जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में। ये ध्यान ले दीजिएगा थोड़ा सा। ईवी हैवेल का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। और इसी समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का भी जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में। ठीक है, ये सब ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। द फ्लेम्ड मोजाइक, द फ्लेम्ड मोजाइक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक कौन है? द फ्लेम्ड मोजाइक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक कौन है? जो है ये कौन लिखा है? नेवली तुली ने, नेवली तुली ने लिखा है द फ्लेम्ड मोजाइक भारतीय समकालीन चित्र। और कब लिखा गया? 1997 में। कब लिखा गया? द फ्लेम्ड मोजाइक भारतीय समकालीन चित्र जो है कब लिखा गया? 1997 में। किसने लिखा? नेवली तुली ने। ठीक है, ये ध्यान दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। तो बता दें प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जो है एक समीक्षावाद पुस्तक भी लिखे हैं, समीक्षावाद भी लिखा है। और इनकी एक पुस्तक का नाम है रसमीमांसा। तो रसमीमांसा जो है किसने लिखा है? रसमीमांसा किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और समीक्षावाद किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल। तो ये ध्यान दे दीजिएगा, मैं स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूँ। समीक्षावाद और रसमीमांसा ये दोनों पुस्तकें रामचंद्र शुक्ल जी ने ही लिखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक, भारतीय कला इंडियन आर्ट या भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक लिखा है। ठीक है, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव। ठीक है, रसमाला किसने लिखा है? रसमाला। अगला प्रश्न रसमाला किसने लिखा है? तो सोमेश्वर ने लिखा है। रसमाला किसने लिखा है? सोमेश्वर। तो बताते चलें अभिलाष तीर्थ चिंतामणि, अभिलाष तीर्थ चिंतामणि जो है अभिलाष तीर्थ चिंतामणि जो पुस्तक इसको किसने लिखा? सोमेश्वर ने लिखा। तीसरा प्रश्न जो है मानसोल्लास भी सोमेश्वर ने लिखा। बताते चलें ये जो है 3 पुस्तकों को जो है सोमेश्वर ने ही लिखा। सोमेश्वर कौन थे? एक चालुक्य राजा थे। कौन थे? सोमेश्वर एक चालुक्य राजा थे। ठीक है, सोमेश्वर कौन थे? एक चालुक्य राजा थे। इन्होंने 3 पुस्तकों को लिखा है। पहला है जो है अभिलाषितार्थ चिंतामणि, और दूसरा रसमाला, और तीसरा है मानसोल्लास। इन 3 पुस्तकों को जो है किसने लिखा? सोमेश्वर ने लिखा। सोमेश्वर कौन थे? चालुक्य राजा थे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न शिल्प रत्न के लेखक। तो शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो श्री कुमार हैं। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार। कौन है? शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार। तो शिल्प रत्न के लेखक हैं श्री कुमार। और जो है यह कहाँ से है? यह चित्र लक्षण का एक भाग है। शिल्प रत्न जो है वो चित्र लक्षण का एक भाग है, ये ध्यान रख लीजिएगा। शिल्प रत्न जो है वह चित्र लक्षणम का एक भाग है। ठीक है, चलिए और इसी के साथ देखिए शिल्प रत्न जो है, शिल्प रत्न श्री कुमार ने लिखा है, लेकिन शिल्प कथा जो है वो कौन लिखे हैं? नंदलाल बोस जी। ठीक है, शिल्प कथा नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? वो नंदलाल बोस ने लिखा है, ये ध्यान रख लीजिएगा। शिल्प कथा किसने लिखा है? नंदलाल बोस ने। चलिए अगला प्रश्न है जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट की प्रसिद्ध रचना है। जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट की प्रसिद्ध रचना है। तो जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट की प्रसिद्ध रचना क्या है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन।
तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसने लिखा है? कांट ने लिखा। किसने लिखा है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसने लिखा है? कांट ने। और इनकी एक पुस्तक का नाम है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। क्रिटिक ऑफ जजमेंट जो है इसको भी इन्होंने कांट ने ही लिखा है, ठीक है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जो है ये क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इनकी रचना है कांट की। किसकी रचना है ये? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन कांट की रचना है। और कांट की एक रचना और है क्रिटिक ऑफ जजमेंट। तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये दोनों जो है रचनाएं कांट की हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ आर्य को निम्न में से कौन सा कला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ? बद्रीनाथ आर्य को निम्न में से कौन सा कला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ? बद्रीनाथ आर्य को निम्न में से कौन सा कला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन सा बद्रीनाथ आर्य को निम्न से कौन सा कला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कला रत्न। बद्रीनाथ आर्य को क्या मिला था? कला रत्न, ठीक है, कला रत्न, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1936 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट सौंदर्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक किसने लिखी? यह जो है द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, यह सौंदर्य शास्त्र पर आधारित है। और यह पुस्तक किसने लिखी? जो है किसने लिखी? ये मार्टिन हाइडेगर ने लिखा। किसने लिखा है? मार्टिन हाइडेगर ने, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मार्टिन हाइडेगर ने लिखा है। किस सन में लिखा है? 1936 ईस्वी में, ये ध्यान दीजिएगा। 1936 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट किसने लिखा? मार्टिन हाइडेगर, ठीक है। कब लिखा? 1936 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन यूनानी दर्शन में प्लेटो की किस रचना में सर्वप्रथम सौंदर्य की अवधारणा पर चर्चा मिलती है? तो सर्वप्रथम सौंदर्य की अवधारणा पर चर्चा कहाँ मिलती है? प्लेटो की किस रचना में? तो मिलती है हिप्पियाज मेजर किसने लिखा? प्लेटो ने, हिप्पियाज मेजर में, ठीक है। हिप्पियाज मेजर किसने लिखा? प्लेटो ने लिखा है। और जो है इन्हीं की रचना में जो है सौंदर्य की अवधारणा पर चर्चा मिलती है, ठीक है। कौन सा पुस्तक है? हिप्पियाज मेजर, ठीक है, यह सौंदर्य शास्त्र पर आधारित है, ठीक है, हिप्पियाज मेजर। और किसने लिखा? प्लेटो ने, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी कौन थे? जॉन डेवी कौन थे? तो जॉन डेवी एक अमेरिकी दार्शनिक थे। कौन थे? जॉन डेवी जो है ये कौन थे? अमेरिकी दार्शनिक। क्या थे? जॉन डेवी एक अमेरिकी दार्शनिक थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? बामगार्टन। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के, ठीक है। बामगार्टन कहाँ के हैं? जर्मनी के। और इनका जन्म होता है 1714 ईस्वी में, ठीक है, 1714 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। और बताते चलें, हीगल का जन्म भी 1770 ईस्वी में। हीगल का जन्म कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। और टॉल्स्टॉय का जन्म 1828 ईस्वी में। टॉल्स्टॉय का जन्म 1828 ईस्वी में। ये रूस के रहने वाले थे, ठीक है, टॉल्स्टॉय जो है। और युद्ध और शांति इनकी पुस्तक का नाम है, युद्ध और शांति। और दूसरा पुस्तक है कला क्या है, ठीक है। टॉल्स्टॉय ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? युद्ध और शांति। और दूसरा पुस्तक है कला क्या है, व्हाट इज आर्ट, ठीक है। तो इन दोनों पुस्तकों को इन्होंने लिखा है टॉल्स्टॉय रूस के हैं। और इनका जन्म होता है 1828 ईस्वी में। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। हीगल का जन्म 1770 ईस्वी में। और प्लेटो जो है, प्लेटो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व के बीच ये थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इनमें से कौन जर्मन दार्शनिक है? तो जर्मन दार्शनिक कौन है? ठीक है, अल्बर्ट ड्यूरर, ये एक चित्रकार हैं। तो इसमें पूछा है दार्शनिक, ठीक है, जो है बामगार्टन। तो इसमें जर्मन दार्शनिक कौन है? बामगार्टन का जन्म 1714 ईस्वी में होता है, ठीक है। और अल्बर्ट ड्यूरर जो कि एक चित्रकार हैं, इनका जन्म होता है 1471 ईस्वी में, ठीक है। अल्बर्ट ड्यूरर जबकि जर्मनी के ही हैं। अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ के हैं? जर्मनी के ही हैं। इनका जन्म होता है 1471 ईस्वी में, ठीक है। दांते का जन्म 1260 ईस्वी में होता है, ठीक है। दांते का जन्म कब होता है? 1260 ईस्वी में। दांते जो हैं इनका जन्म 1260 ईस्वी में। मैं जो है
तो दांते का जन्म 1260 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और क्रोचे जो है, क्रोचे का जन्म होता है 1866 ईस्वी में। कब होता है क्रोचे का जन्म? 1866 ईस्वी में। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्रोचे का जन्म 1866 ईस्वी में। तो थोड़ा थोड़ा आप माइंड सेट में बना के रखिए ताकि आप नेट जेआरएफ भी आसानी से दे पाएँ। तो नेट जेआरएफ के लिए ये डेट जो है आपको थोड़ा सा माइंड करना ही होगा। तो जनरली आपको थोड़ा सा याद अगर रहेगा तो कुछ डेट जैसे याद रहेंगे तो आपको जो है क्रम करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? तो किसने की? कुकोजो ओकाकुरा। कुकोजो ओकाकुरा किसने की? एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की, या एशियाई कला की शुरुआत किसने की? तो कुकोजो ओकाकुरा, ओकाकुरा। ठीक है, कुकोजो ओकाकुरा। तो चलिए, और ईवी हेबल का जन्म कब होता है? थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ईवी हेबल का जन्म होता है 1861 ईस्वी में, और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी जन्म 1861 ईस्वी में। और अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है? 1871 ईस्वी में। थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। जो है ईवी हेबल का जन्म 1861 ईस्वी में, और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी जन्म 1861 ईस्वी में होता है। ठीक है, और जो है अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। और गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब होता है? 1867 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप इसको ध्यान दे दीजिए। जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है? 1861 ईस्वी में। और जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1867 ईस्वी में। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1867 ईस्वी में, और अवनींद्र नाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में। थोड़ा सा इसको भी ध्यान दे दीजिएगा, आ गया है तो मैं बता दे रहा हूँ। आनंद कुमार स्वामी का जन्म 1877 ईस्वी में। कब होता है? आनंद कुमार स्वामी का जन्म 1877 ईस्वी में। और मूलकराज आनंद का जन्म कब होता है? 1805 ईस्वी में। ठीक है, इन सभी को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है, सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है ये? सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य क्या है? सौंदर्य रस निष्पत्ति है। क्या है? सौंदर्य क्या है? तो रस निष्पत्ति। ठीक है, सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहज अनुभूति का सिद्धांत किसने दिया? सहज अनुभूति का सिद्धांत किसने दिया? तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहज अनुभूति का सिद्धांत किसने दिया? तो इसको दिया क्रोचे ने। किसने दिया? क्रोचे ने। ठीक है, या देखिए, सहज अनुभूति का सिद्धांत पूछे, या अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत पूछे, या सहज ज्ञान। ठीक है, सहज अनुभूति पूछे अथवा सहज ज्ञान, तो यह दोनों जो है सिद्धांत क्रोचे का ही है। और इसे जो है अभिव्यक्तिवाद, ठीक है, तो अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत भी क्रोचे का ही है। आप ध्यान दे दीजिएगा, सहज अनुभूति का सिद्धांत किसने दिया? क्रोचे ने दिया। और अभिव्यक्तिवाद का भी सिद्धांत क्रोचे ने ही दिया। सहज ज्ञान की भी जो है क्रोचे ने ही सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इन तीनों को जो है याद रख लीजिएगा। और क्रोचे का जन्म होता है 1866 ईस्वी में। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, और हीगल का जन्म 1770 ईस्वी में। हीगल का जन्म कब होता है? 1770 ईस्वी में। हीगल का जन्म कब होता है? 1770 ईस्वी में। और बामगार्टन का जन्म 1714 ईस्वी में। बामगार्टन कहाँ के हैं? जर्मनी के। ठीक है, एस्थेटिक्स के जन्मदाता कौन है? बामगार्टन है। ठीक है, एस्थेटिक्स के या सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? बामगार्टन। ठीक है, इनका जन्म 1714 ईस्वी में। ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। चलिए, और याद कर लीजिए इसको। जो है अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को जो दोबारा देखना बिल्कुल ना भूलें, दोबारा जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न है, कला सहज अनुभूति है। कला सहज अनुभूति है। कला जो है सहज अनुभूति है। किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? तो कला सहज अनुभूति है, यह किसने बताया? हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले। कला सहज अनुभूति है, यह किसका सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है क्रोचे का। किसका सिद्धांत है? क्रोचे का सिद्धांत है ये। और क्रोचे का जन्म कब होता है? 1866 ईस्वी में। हीगल का जन्म कब होता है? 1770 ईस्वी में। ठीक है, कांट का 1724 ईस्वी में। और बामगार्टन का जन्म 1714 ईस्वी में। ठीक है, बामगार्टन का जन्म कब होता है? 1714 ईस्वी में। और कांट का जन्म 1724 ईस्वी में। और प्लेटो को हमने बताया 427 से 347 ईसा पूर्व। ठीक है, 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म
प्लेटो का जो है कार्यकाल था। ठीक है, ये ध्यान दे दिएगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री जो अनुकृति का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ मिमेसिस के प्रणेता है। तो अनुकृति सिद्धांत जो है, अनुकृति का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने। अनुकृति का सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने। थ्योरी ऑफ मिमेसिस करके एक बार पूछा गया है, जो है उसमें नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, थ्योरी ऑफ मिमेसिस आप ध्यान दे दीजिएगा। थ्योरी ऑफ मिमेसिस जो है ऐसा ही लिखा था, थ्योरी ऑफ मिमेसिस जो है किसका सिद्धांत है? तो यह है प्लेटो का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, अनुकृति का सिद्धांत ही है थ्योरी ऑफ मिमेसिस। तो किसका सिद्धांत है? ये प्लेटो का। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो अरस्तु के अनुसार कला क्या है? ठीक है, देखिए अभी अनुकृति और अनुकरण में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार अनुकृति और अनुकरण में ज़्यादा अंतर नहीं है। अनुकरण का भी मतलब नकल ही होता है, नकल करना होता है, और अनुकृति किसी की बनाना वो भी नकल ही है। ठीक है, अनुकृति और अनुकरण जो है ये दोनों जो है अलग अलग नहीं है, ये लगभग एक समान ही शब्द हैं, तो या पर्यायवाची कह सकते हैं। ठीक है, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो कला की परिभाषा जो है अरस्तु ने भी दिया है और प्लेटो ने भी दिया है। इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है, तो आप थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो अरस्तु ने बताया है प्रकृति का अनुकरण जो है, प्रकृति का अनुकरण ही कला है। प्रकृति का अनुकरण ही कला है। तो अनुकरण और अनुकृति में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ये दोनों शब्द जो है पर्यायवाची शब्द हैं और दोनों का अर्थ होता है नकल करना। ठीक है, दोनों का अर्थ होता है नकल करना या फॉलो करना। ठीक है, ये ध्यान दे दीजिएगा। तो अरस्तु के अनुसार जो है प्रकृति का अनुकरण करना कला है, और जो है प्लेटो के अनुसार होता है सत्य की अनुकृति। तो सत्य की अनुकृति जो है कला के बारे में बताया है उन्होंने, सत्य की अनुकृति ही कला है। तो सत्य की अनुकृति ही कला है, यह किसका है? प्लेटो का। प्लेटो का दिया हुआ ये है। ठीक है, सत्य की अनुकृति। तो सत्य की अनुकृति करना प्लेटो का, और जो है प्रकृति का अनुकरण करना या प्रकृति की अनुकृति जो है वह किसका है? अरस्तु का है। ये ध्यान दीजिएगा, प्रकृति की अनुकृति किसका है? अरस्तु का। तो इसमें जो है अब देखिए इसमें अनुकृति दिया हुआ है, तो अनुकृति जब दिया है तो यह अनुकृति जो है केवल अनुकृति दिया है, तो और इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अरस्तु के बारे में पूछा तो अरस्तु का जो है यही ऑप्शन सही होगा। यह 2005 के टीजीटी प्रश्न में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है 2005 के टीजीटी माध्यमिक बोर्ड यूपी माध्यमिक बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं किसी भी प्रश्न पे उठा के प्रश्न पत्र 2005 के। तो अरस्तु के अनुसार जो है यह 2005 में पूछा गया है कि अरस्तु के अनुसार कला क्या है। तो ऑप्शन यही दिए गए हैं। ठीक है, यही ऑप्शन है। तो अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो आपको टिक करना है अनुकृति। ठीक है, अनुकृति। जब ये अनुकृति दिया है तो सिर्फ अनुकृति आपको टिक करना है। ठीक है, ये ध्यान दे दीजिएगा। चलिए, अरस्तु ने कला को कहा था, क्या कहा था? देखिए आ गया ना, प्रकृति की नकल। अरस्तु ने कला को क्या कहा था? प्रकृति की नकल करना ही क्या है? कला। प्रकृति की नकल करना क्या है? कला है। और सत्य की अनुकृति जो है किसने दिया? प्लेटो ने। यहाँ लिख लीजिए प्लेटो। ठीक है, ये प्लेटो का सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है? सत्य की अनुकृति, ये प्लेटो की सिद्धांत है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सत्य की अनुकृति प्लेटो का सिद्धांत है। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, दोनों बातें ये लिखी हैं, ये जो है बढ़िया से समझ लीजिए। अरस्तु ने कला को कहा प्रकृति की नकल, और सत्य की अनुकृति किसने कहा? प्लेटो ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र, जैसे भारतीय इंडियन एस्थेटिक्स के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भरत मुनि। ये ध्यान दे दीजिएगा, भरत मुनि जो है, भरत मुनि ने क्या लिखा? नाट्य शास्त्र लिखा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, और उसी में जो है सौंदर्य शास्त्र की चर्चा की है। ठीक है, और उसी में जो है 8 रसों के बारे में उसमें उन्होंने बताया है, और 9वां रस जो है अभिनवगुप्त खोजते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? तो कौन नहीं है? अब देखिए, भरत और अभिनवगुप्त भट्टनायक, ये जो है भारतीय हैं तीनों। भरत मुनि, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, ये तीनों जो है दार्शनिक भारतीय हैं। ये सांतायना ये आधुनिक सौंदर्य शास्त्री हैं। इनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
तो यही सांतान्या जो है ये पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री हैं। क्या है? पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री हैं सांतायना, और आधुनिक सौंदर्य शास्त्री हैं। तो इनका जन्म होता है 1863 ईस्वी में। ये थोड़ा सा सांतायना का जन्म कब होता है? 1863 ईस्वी में। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।